बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है बायोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। इस चैप्टर में आप बायोलॉजी की दो अहम तरीन चीज़ों को स्टडी करेंगे, सेल्स एंड टिश्यूज़ को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स को देखते हैं जी कि सेल्स क्या होते हैं और इनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अब हम सेल्स को स्टार्ट करते हैं जी। सेल्स को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट इट विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक। एक बुक की एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम बुक की बनावट या बुक की कंस्ट्रक्शन को देखें तो बुक जो है वो एक बड़े मज़ेदार तरीके से लेवल्स के अंदर तैयार हुई होती है। हमारे पास बुक में सबसे छोटी चीज़ जो होती है, कोई सी भी बुक आप इमेजिन कर लें, इंग्लिश की कोई किताब या उर्दू की कोई किताब, तो बुक में जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो लेटर्स होते हैं। अगर एक इंग्लिश की बुक है तो उसमें जैसे ABCD टाइप के जो लेटर्स होते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग इन द बुक। ये आपकी बुक का सबसे बुनियादी, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है लेटर्स, हम मुख्तलिफ लेटर्स को कंबाइन करते हैं और हम तैयार करते हैं वर्ड्स। ये हमारे पास पहला स्टेप होता है। हमारे पास जो सबसे छोटी चीज़ है हम उनको कंबाइन करते हैं और हम वर्ड्स बना लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने 5 लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड एप्पल बना दिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास अगला लेवल आ जाता है जिसको आप कहते हो सेंटेंस। मिसाल के तौर पे इस एग्जाम्पल में मैंने 3 वर्ड्स को कंबाइन कर दिया, एक एप्पल, फिर दूसरा वर्ड है इज और तीसरा वर्ड है टेस्टी। अब ये मेरे पास क्या तैयार हो गया, एक सेंटेंस। लेवल्स है, सबसे बुनियादी, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो है उससे स्टार्ट हो रहा है, विच इज लेटर। फिर आप क्या कर रहे हो, आप लेटर्स को कंबाइन करते हो, अगला लेवल मिल जाता है वर्ड्स। फिर आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, अगला लेवल मिल जाता है सेंटेंसेस। उसके बाद फिर जब हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास पूरा एक सफ़ा, एक पेज तैयार हो जाता है। एक पेज के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और उन बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर काफ़ी तादाद में वर्ड्स होते हैं। हर वर्ड्स के अंदर बहुत सारे आपको लेटर्स मिलते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे पेजेस को जब आप कंबाइन करोगे, फिर आपके पास अल्टीमेटली द फाइनली बुक तैयार हो जाती है। तो अगर हम बुक की बनावट देखें तो किस तरीके से बनावट हुई है, लेवल्स के अंदर। सबसे पहला लेवल क्या है, द स्मॉलेस्ट थिंग, बिल्कुल सबसे छोटी चीज, विच इज लेटर्स। फिर आप अगला लेवल कैसे हासिल करते हो, आप चीजों को मिला देते हो, अगला लेवल आपको मिल जाता है। आपने लेटर्स को मिलाया, आपको अगला लेवल मिल गया वर्ड्स। आपने वर्ड्स को मिलाया, अगला लेवल मिल गया आपको सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस को मिलाया, आपको अगली चीज मिल गई पेजेस। और आपने पेजेस को मिलाया तो आपको अगली चीज मिल गई बुक। आप बुक को मिला लें, आपको अगली चीज मिल जाती है लाइब्रेरी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बनावट होती है, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा पहले चैप्टर में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनावट भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। सबसे स्मॉलेस्ट थिंग जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग। ये आपकी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, इससे छोटा कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, आप इन स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाते हो, आपको अगला बड़ा लेवल मिल जाता है, विच इज एटम। फिर आप एटम्स को कंबाइन करते हैं तो आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हो, आपको अगला बड़ा लेवल मिल जाता है जिसको आप कहते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो आपको सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, छोटे छोटे सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और फिर हम सेल ऑर्गेनल्स को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास आता है सेल। फिर आगे बढ़ते जाएं तो सेल्स से हमें मिलते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से हमें मिलते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से हमें मिलते हैं सिस्टम, और सिस्टम से हमें मिलता है फिर पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज कहलाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किताब में भी नजर आ रही है, आपको बिल्डिंग में भी नजर आएगी, तकरीबन आपको मुल्क में भी, जमीनों पे भी नजर आती है जी, कि शहर होते हैं, शहर कंबाइन होते हैं, प्रोविंसेस बन जाते हैं, प्रोविंसेस कंबाइन होते हैं तो कंट्री बन जाता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल यही चीज हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद है, जो कि स्टार्ट हो रहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। और उसके बाद हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, हमने तो बायोस्फीयर तक पढ़ा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर माइक्रोमोलिक, फिर एटम्स, फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स,
फिर ऑर्गेनल्स, फिर सेल्स वगैरह वगैरह। ये हमारे पास होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम चेन को देखें तो हमारे पास भले सबसे छोटी चीज जो है वो एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट दे आर नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग होते हैं। उससे अगला बड़ा लेवल जो होता है एटम्स, वो भी नॉन लिविंग है। उससे अगला बड़ा लेवल जो होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, वो भी नॉन लिविंग है। उससे अगला बड़ा लेवल होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो भी नॉन लिविंग होते हैं। हमारे पास एक मुकम्मल लाइफ इस पूरी चेन के अंदर, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है सेल के अंदर। तो हम चूंकि बायोलॉजी में जानदार की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो लाइफ होती है इसका सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक पार्ट जो है वो होता है सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी। सबसे छोटी जिंदा चीज जो है वो सेल है। सेल से नीचे अगर आ जाए हम ऑर्गेनल्स पे चले आए, दे आर नॉट लिविंग, वो लिविंग नहीं होते, वो तो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का आप कह लें मजमुआ है। बट द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी, सबसे छोटी जिंदा चीज हमारे पास जो है वो होती है सेल। और फिर ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास दुनिया के अंदर, मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है फिर वो इन्हीं सेलों से बने हुए। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो ह्यूमंस आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी जिंदा चीज सेल है। फिर सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज बनता है, फिर टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो सिस्टम बनते हैं। तो यानी ये बुक वाली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। आपके अंदर आपके अंदर सबसे छोटी जिंदा चीज क्या है? सेल। फिर उसी सेल से मिलकर आप लेवल्स के अंदर आपकी बॉडी बनी हुई है। सेल्स ने आपके मिलकर टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने आपके मिलकर ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने आपके मिलकर सिस्टम्स बनाए, और फिर सिस्टम्स ने मिलकर आपको पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाया। तो सेल क्या है जी? सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी ऑफ द बॉडी। एक तो सबसे छोटी चीज है जो जिंदा है, और तमाम दुनिया का ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में एक हमारे पास टॉपिक आया था वायरस, और हमने वायरस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा और हमने नॉन लिविंग भी कहा। वाई वी कॉल्ड वायरस एंड नॉन लिविंग? हमने वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहा था? कई रीजन थे, जिनमें से एक ये था और सबसे अहम तरीन रीजन था कि वायरस की बॉडी में सेल नहीं था। वायरस की बॉडी हमने देखी, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। सबसे मेन पॉइंट ही ये था जिसकी वजह से हम वायरस को नॉन लिविंग मानते हैं, कि वायरस की बॉडी में सेल नहीं होता। तो दुनिया का तमाम जानदार आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर उसकी बॉडी में सेल मौजूद है? अगर उसकी बॉडी में सेल नहीं है तो फिर इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बिजली के वायर को, हम लोहे के टुकड़े को, हम कॉपर के टुकड़े को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेल नहीं है। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन द अर्थ। हमारी दुनिया में सबसे छोटी जिंदा चीज सेल मौजूद है, और दुनिया का तमाम बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए। अब इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में होता ही बस एक सेल है, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके सामने सब डायग्राम्स आ रही है, दे आर मल्टी सेलुलर। इनकी बॉडी में बेतहाशा ऐसे छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी and every living organism is made up of cell. Second point is that the cell is the basic structural and functional unit of living organism. सेल हमारे जिस्म का सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं आप इकाई को, सिंगल, वन। मैथ में यूनिट कहते हो आप वन को। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस जुमले से मुराद ये होता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जिंदा चीज सेल है। इससे छोटी चीज आपको मिलेगी जरूर, लेकिन वो जिंदा नहीं होगी। आपको सेल से छोटा मिल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बट दे आर नॉट लिविंग। सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है आपकी बॉडी के अंदर? सेल। तो बनावट के तबार से सेल आपकी जिस्म का सबसे छोटा पार्ट होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शनल यूनिट? ये जो वर्ड आ रहा है फंक्शनल यूनिट, इससे मुराद क्या है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप खाना हासिल करते हो ताकि आप खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी हासिल करो। ये खाना हासिल करना और खाने को तोड़कर इसमें से एनर्जी निकालना, ये दो अलग प्रोसेस है, डाइजेशन एंड इंस्पायरेशन।
फिर इस दौरान आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, आप उसको बाहर निकाल देते हो बॉडी को, इसको आप कहते हो एक्सक्रीशन। फिर आपकी बॉडी से दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, इसको आप कहते हो रिप्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे और ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे आपकी बॉडी जिंदा नहीं रह सकती, यू विल बी डेड। अब चूंकि हम सेल को लिविंग कह रहे हैं, हम सेल को जानदार मान रहे हैं, तो सेल भी ये वाले काम जरूर करेगा। अगर सेल ये वाले काम नहीं करेगा, डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, तो सेल विल नॉट सर्वाइव, सेल मर जाएगा। तो सेल भी आपका जिंदा क्यों है? क्योंकि वो आपके बेसिक काम कर रहा है। सेल डाइजेशन करता है, सेल रिस्पायरेशन करता है, सेल एक्सक्रीशन करता है, सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करके दूसरा सेल बनाता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं ना, मेन फंक्शंस की बात हो रही है, जितने मेजर फंक्शंस हो रहे हैं, वो तमाम मेजर फंक्शंस आपके सेल के अंदर भी हो रहे हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी का जितना फंक्शन है, हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब भी आपकी सेल के अंदर हो रहे हैं। तो दैट इज सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी। आपकी जिस दुनिया में सबसे छोटी जानदार चीज सेल होती है। दुनिया का तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ना सिर्फ बनावट यानी स्ट्रक्चरल के एतबार से सबसे छोटी है चीज है, बल्कि फंक्शनल यूनिट भी है। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो हमारे सेल्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं, ये तो सेल की हमने देख लिया, थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख ली सेल की, और सेल के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे की क्लास में। थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की। ये जो सेल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी चीज है, जो ये जिंदा है, ये सब कैसे डिस्कवर हुआ, किसने सेल को डिस्कवर किया, और हु आर द ब्रेन्स बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल। देखिए, सेल इतना छोटा होता है कि आपको नॉर्मल आंखों से, नेकेड आईज से नजर नहीं आता। तो ये आपको देखने के लिए आपको एक स्पेशल एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी सेल। सेल इज नॉट विजिबल टू अस, इतना छोटा है। तो जाहिर बात है सेल की जो डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप से एसोसिएट हो जाती है। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो सेल, ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें दो टाइप्स होती है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक सिंपल होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो जेंसिन नाम का एक फिजिशिस्ट था, उसने 1590 के अंदर बनाया था। ही इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1590। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें दो लेंस लगे हुए होते हैं, दो ग्लास के बने हुए, शीशे के बने हुए लेंसेस लगे हुए होते हैं। इससे पहले जेंसिन से पहले एक लेंस का माइक्रोस्कोप यूज होता था जिसको हम कहते थे सिंपल माइक्रोस्कोप। जेंसिन वो पहला बंदा था जिसने दो लेंस को यूज करके एक अच्छी मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप बनाया था जिसको हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद 1665 को तकरीबन 75 साल बाद रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, अपना एक इन्होंने अच्छा वर्जन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनाया। और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इन्होंने अच्छा वर्जन बनाया तो उसके अंदर उन्होंने कॉर्क का स्लाइस लिया और उसको स्टडी किया। कॉर्क किसे कहते हैं जी? हमने देखा होगा लकड़ियों पे ऐसी छाल होती है, स्टेम जो होता है हमारे पास, बड़े बड़े दरख्त, उसकी जो छाल होती है उसको हम कहते हैं कॉर्क। ये इसके डायग्राम आ रही है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 को अपने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और फिर इन्होंने इस कॉर्क की एक स्लाइड बना के जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उस स्लाइस में इनको ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉक नजर आए। मैग्निफिकेशन अच्छी हो गई थी उस माइक्रोस्कोप की, तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखे इनको ऐसे छोटे छोटे से स्लाइस के अंदर छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर खाने ब्लॉक्स नजर आए। इन ब्लॉक्स का नाम इन्होंने रखा सेल। ये सेल्स हैं दरअसल, वह ये डेड सेल्स हैं। तो इन्होंने ये छोटे छोटे खाने देखे, इन्होंने कहा कि ये स्लाइस जो होता है इसके अंदर छोटे छोटे से ब्लॉक मौजूद है, छोटे छोटे से खाने मौजूद है, एंड दैट ब्लॉक्स आर नेम्ड एज सेल। लेकिन बहरहाल ये डेड सेल्स थे। उसके बाद 1670 को, यानी कि तकरीबन 5 साल बाद 1670 को ल्यूवेन हॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप को ही यूज करके पहला जानदार सेल देखा जो कि गालिबन बैक्टीरिया था। इन्होंने 1670 से लेके 1680 तक काफी इन्होंने जो है ऑब्जर्व किए थे लिविंग सेल्स को, काफी। इनमें बहुत सारे प्रोटोजोन्स भी इन्हीं की डिस्कवरी है, बैक्टीरिया इन्हीं की डिस्कवरी है। तो पहला जानदार सेल, पहला लिविंग सेल 1670 को ल्यूवेन हॉक ने देखा था। तो 60 ये जो सेल है सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 को। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया? एंटनी ल्यूवेन हॉक ने 70 को, 1670 को। उसके बाद काफी टाइम बाद 1833 को रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर सेल के अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी पाई जा रही है और उसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, पहले इससे पहले पहले तो ये था कि सेल खाली शायद एम्प्टी हो, लेकिन इन्होंने देखा कि अंदर सेल के अंदर भी एक छोटी सी गोल बॉडी है जो तमाम सेल्स में मौजूद है। यूकैरियोटिक की बात हो रही है, तो उस गोल बॉडी का नाम इन्होंने रखा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया सेल का रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 को। उसके बाद 1838 को शेल्डन नाम के एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने काफी प्लांट के सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और एंड ही फाइंड आउट दैट कि तमाम जितने भी उन्होंने सैंपल्स देखे सब में, सारे प्लांट के सैंपल्स में ऐसे छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। तो इन्होंने फिर एक प्रपोजल दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितना भी पौधा होता है वो ऐसे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो प्रपोजल है ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये शेल्डन ने पेश किया था 1838 को। फिर एक साल बाद 1839 को एक जोलॉजिस्ट थे शॉन ने बिल्कुल वही शेल्डन वाला प्रोसीजर अपनाया। उन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स के सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और इन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल के सैंपल ये स्टडी कर रहे हैं सब में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स मौजूद है, बस उनमें सेल वॉल नहीं है। और ये सेल वॉल का जो डिफरेंस है हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिर शॉन ने ये प्रपोजल दिया कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो 1838 को शेल्डन ने बताया कि दुनिया का तमाम पौधा सेल से बना हुआ होता है। और एक साल बाद 1839 को शॉन ने आपको बताया कि एनिमल्स भी जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद 1858 को रुडोल्फ विर्चू नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने एक बात आपको बताई, वो ये कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनसे पहले यही बात पूछी जाती थी मुख्तलिफ साइंटिस्ट से कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, जिस्म में नए सेल्स पैदा कैसे होते हैं। तो इन्होंने फिर 1858 को ये प्रपोजल दिया कि हमारी बॉडी के जितने भी पुराने सेल्स होते हैं वो ही नए सेल्स को बनाते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो सेल पैदा हो रहे हैं वो आपके पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उन्हीं से ही बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले के सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे और नए सेल्स बनते हैं। तो दैट इज सम हिस्ट्री ऑफ द सेल। ये कुछ सेल की हिस्ट्री थी, आपने देखा 1665 को रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, 1833 को रॉबर्ट ब्राउन ने उसके अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब हम आते हैं सेल थ्योरी पर। सेल से रिलेट एक थ्योरी है, इस थ्योरी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। एक्चुअली इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, ये हमारे जो सेल की इंट्रोडक्शन है और ये समय सेल की आप समझ लें बेसिक मालूमात बताता है। सेल थ्योरी के जो मौजूद हैं, यानी सेल थ्योरी को डिजाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके नामों में शेल्डन आते हैं, शॉन आते हैं और विर्चू आते हैं। अभी आपने देखा कि शेल्डन ने आपको एक प्रपोजल दिया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, शॉन ने आपको प्रपोजल दिया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द विर्चू प्रपोज दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन तीनों की ये जो आपकी स्टेटमेंट थी, ये तीनों स्टेटमेंट दरअसल सेल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन थी। तो इन तीनों की स्टेटमेंट्स को मिला के आपने एक थ्योरी की शक्ल दे दी और इस थ्योरी का नाम हमने रखा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं जी? पहला पॉइंट ये होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दुनिया का तमाम जानदार सेल से बना हुआ होता है। ये आपका जो पॉइंट है शेल्डन और शॉन की स्टेटमेंट्स को मिला के आपने बना लिया। फिर सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि दुनिया का तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, फिर जाहिर बात है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी के अंदर सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगा। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रॉबर्ट विर्चू वाला पॉइंट है। और फिर आखिरी पॉइंट, सेल्स कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल्स व्हिच इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर सेल्स के अंदर एक खास किस्म का मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए और जीन की सूरत में। और ये जो मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर हमारे सेल्स की तमाम मालूमात स्टोर हुई भी होती है। और फिर जब एक नया सेल बनेगा, क्योंकि रॉबर्ट विर्चू के मुताबिक न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो अब ये जो आपके पास सेल मौजूद है, जब ये एक नया सेल बनाएगा तो ये हेरिडिटी मटेरियल दूसरे यानी नए बनने वाले सेल्स में चला जाता है, जिससे जो नया सेल बना है वो बिल्कुल पुराने सेल जैसा होता है। उसकी एक आप समझ लें बिल्कुल एक कार्बन कॉपी बन जाएगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो इंसान होते हैं इनकी अगर औलाद पैदा होती है तो वो भी इंसान होती है, क्योंकि इनकी औलादों में जो सेल्स मुंतकिल हो रहे हैं वो माँ बाप से ही मुंतकिल होते हैं। अब माँ बाप से जो सेल औलाद में मुंतकिल हो रहे हैं उनमें ये हेरिडिटी मटेरियल्स जो कि जीन डीएनए की फॉर्म में होता है ये औलाद में जाता है। और फिर जब औलाद उन सेल्स और उन हेरिडिटी मटेरियल्स के अंदर डिवेलप होता है तो वो बिल्कुल माँ बाप जैसा होता है। इस हेरिडिटी मटेरियल्स को हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास हो गई सेल थ्योरी।
विच इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, जो आपको सेल के बारे में काफी इंट्रोडक्टरी मालूमात प्रोवाइड कर देती है कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स जो होता है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं और सेल्स में हेरिडिटी मटेरियल्स होता है जो सेल्स की मालूमात को अपने अंदर स्टोर करा हुआ होता है। नए आने वाले नए सेल्स के अंदर वो चीज मुंतकिल हो जाती है, नए सेल्स पुराने जैसे सेल्स होते हैं, बिल्कुल पुराने जैसे सेल्स बनते हैं। तो दिस इज सेल थ्योरी। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा सेल का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने से पहले जरा उस डिवाइस की बात कर लें जिस डिवाइस के जरिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो दैट अ टाइनी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं ऐसी डिवाइस को जिसमें लाइट या रोशनी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है और इसका काम ये होता है कि हमारे पास कोई अगर छोटा ऑब्जेक्ट होता है ना, टाइनी ऑब्जेक्ट, उसका एक बड़ा इमेज बना के पेश करती है आपके सामने। हर उस डिवाइस को आप माइक्रोस्कोप कहोगे जो ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बना देती है। फॉर एग्जाम्पल बाइनोक्यूलर इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप। बाइनोक्यूलर जो होती है दूरबीन, हम उसको माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनोक्यूलर के जरिए जब हम देखते हैं तो कोई दूर खड़ा शख्स जो कि बज़ाहिर हमें छोटा सा नजर आ रहा होता है, इट इज अ टाइनी ऑब्जेक्ट। जब हम उसको बाइनोक्यूलर से देखते हैं तो हमें उसका एक बड़ा इमेज बन के नजर आ रहा होता है, हमारी आंखों के सामने उसका एक बड़ी तस्वीर बन जाती है। तो उसने क्या किया, बाइनोक्यूलर ने एक टाइनी ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बना दिया। ये आपके सामने जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस डायग्राम में नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये भी टाइनी ऑब्जेक्ट के बड़े इमेजेस बना रहा है। आप देख लें आपके पीछे जिस मैग्नीफाइंग ग्लास की बैक साइड पे जो किताब है उसमें अल्फाज बहुत छोटे हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स, मगर अगर हम इस डिवाइस के जरिए उसको देख रहे हैं तो ये डिवाइस क्या कर रही है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स का बड़ा इमेज बना रही है। तो हर उस डिवाइस को आप माइक्रोस्कोप कहते हैं जो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बड़े इमेज बनाती है। हमारे पास दो टाइप्स हैं जी माइक्रोस्कोप की, एक कहलाती है लाइट माइक्रोस्कोप, एक कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं जी, ये सबसे कॉमन तरीन माइक्रोस्कोप होते हैं जो हमारी लेबोरेटरीज में, स्कूल्स में, मेडिकल लैब्स के अंदर यूज होते हैं। ऐसे जो कॉमन तरीन माइक्रोस्कोप होते हैं इनको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप के अंदर एक ये भी जो है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप में आता है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें हम अपनी ऑर्डिनरी लाइट को यूज करते हैं, यानी हर वो लाइट जैसे कि सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, ये तो आपकी आम अवेलेबल ऑर्डिनरी लाइट मौजूद होती है, इसको इस्तेमाल करते हो आप इन माइक्रोस्कोप में। कोई स्पेशल लाइट नहीं होती है, आप इन लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास विजिबल लाइट जिसको आप कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेजर करेक्टरिस्टिक है लाइट माइक्रोस्कोप का वो ये कि इसमें शीशे के बने लेंस यूज होते हैं, ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसमें ये रहा शीशे का बना हुआ लेंस, और ये जो आपके पास ये वाला माइक्रोस्कोप है इसमें एक यहाँ लगे हुए होते हैं और यहाँ पे लगे हुए होते हैं। इनको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव लेंस, इनको आप कहते हो आई पीस। तो लाइट माइक्रोस्कोप में एक बात, इसमें नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा इसमें शीशे के लेंसेज यूज होते हैं। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें हम जो इमेज बनता है ना, मैग्नीफाइड इमेज जो बन रहा होता है, हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी लाइट इन्वॉल्व नहीं है जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाए। तो डायरेक्टली आप जो है इधर अपनी आंख प्लेस रख, अपनी आंख यहाँ रखते हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, आप डायरेक्टली उसको देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ इस मैग्नीफाइंग ग्लास की बैक साइड पे ऑब्जेक्ट होता है, आप यहाँ से देख रहे होते हैं। डायरेक्टली इमेज जो है वो देखा जा सकता है इस माइक्रोस्कोप के अंदर। इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो तकरीबन 1000 टाइम्स होती है, कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, एक एवरेज 1000 टाइम इसकी मैग्निफिकेशन है, यानी कि 1000 गुना इमेज का ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 1000 गुना बढ़ा देता है। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका 1000 सेंटीमीटर का इमेज बनाएगा, 1000 गुना इमेज इंक्रीज कर देता है। इस मैग्निफिकेशन को अगर हम देखें वैसे डायग्राम के थ्रू, तो दैट इज द व्यू, 1000 टाइम्स व्यू ऑफ ब्लड सेल्स। हमारा खून जो नॉर्मली हमें लिक्विड की तरह नजर आ रहा होता है, अगर हम उसको ऐसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये जो डायग्राम है ये 1000 टाइम मैग्निफिकेशन हुई है, 1000 गुना बढ़ाया हुआ हमने। देखें सेल वाजे नजर आ रहे हैं ब्लड के। इसी तरीके से ये बैक्टीरिया की डायग्राम है, 1000 टाइम्स पर हमने 1000 टाइम मैग्नीफाई किया हुआ है। तो देखें आपको नॉर्मली नजर नहीं आएगा पानी के अंदर बैक्टीरिया, लेकिन अगर आपने उसका 1000 टाइम मैग्निफिकेशन के साथ इमेज हासिल किया तो अब आप देखें आपको बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं क्लियरली। इसी तरीके से ये एमीबा का है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, आपको नॉर्मली नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ऐसा नजर आता है।
उसके बाद ये यूग्लेना है, ये भी आपके पास फ्रेश वाटर में मौजूद होता है, नजर नहीं आता आपको नॉर्मली माइक्रोस्कोप में। अगर आपने 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन की लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करके तो फिर आपको देखे विजिबल नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.2 मीटर होती है जी। रेजोल्यूशन क्या होता है, अक्सर हमने देखा है कि अगर हम मैग्निफिकेशन को बढ़ाते हैं तो हमारे एक लेवल पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है। आप अपने मोबाइल के कैमरे के अंदर आप मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद एक लेवल पे जाके आपका इमेज धुंधला शुरू हो जाता है, फिर आपके लिए मैग्निफिकेशन बेकार है, क्योंकि फिर आपका इमेज जो है वो ब्लर हो गया। इस ब्लर मेजरमेंट को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। आप मैग्निफिकेशन बढ़ा दें, जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, लेकिन एक लेवल के बाद आपके लिए मैग्निफिकेशन बेकार हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ब्लर होना शुरू हो जाता है। दैट इज द केस ऑफ रेजोल्यूशन। आपका ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका रेजोल्यूशन होता है 0.2 मीटर। आप इस लेवल पर जाके इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर होना, इमेज जो सॉरी आपका ब्लर होना शुरू हो जाता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप का करेक्टर हो गया जी। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं। जरा लाइट माइक्रोस्कोप से कंपैरिजन भी करते रहिएगा। सबसे पहली चीज इसमें, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें खास किस्म की बीम होती है जी, इलेक्ट्रॉन बीम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल लाइट यूज नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। खास किस्म की बीम है ये इलेक्ट्रॉन बीम का। एक तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसमें जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज को यूज किया था, इसमें हम ग्लास नहीं, इसमें स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली डिजाइन हुए हुए होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि आप लाइट भी स्पेशल आप यूज कर रहे हैं, लेंस भी आप स्पेशल कैटेगरी के यूज कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इसकी मैग्निफिकेशन उससे लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। ठीक। उसके बाद तीसरा, इसमें आप इमेज को डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। आप चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आपके लिए लिविंग टिश्यूज के लिए नुकसानदेह होती है। इवन कि आपने जो सैंपल रखा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो भी डेड है, आप लिविंग सैंपल को नहीं देख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम लिविंग सैंपल को मार देगा। सिमिलरली आप इससे बनने वाले इमेज को अपनी आंखों से देखोगे, डायरेक्टली व्यू करोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन बीम आपकी आंखों को नुकसान देती है। लिहाजा इससे बनने वाला जो इमेज होता है, या तो हम उसकी पिक्चर्स निकालते हैं या फिर हम उसको ऐसे मॉनिटर्स पर व्यू करते हैं। मॉनिटर्स पे उसका इमेज बन के आ रहा होता है और फिर हम उसको देखते हैं। तो डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। लाइट माइक्रोस्कोप का ये फायदा था कि हम उसमें डायरेक्टली स्पेसिमेन का इमेज देख लेते हैं। उसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन जो है, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स थी, इसकी मैग्निफिकेशन उससे बहुत अच्छी होती है। तकरीबन कम से कम 2 लाख गुना होती है। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी है। यानी 1 सेंटीमीटर का इमेज है तो सॉरी 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 2 लाख गुना उसका इमेज बढ़ा देगा, यानी 2 लाख सेंटीमीटर का इमेज आएगा। इतनी जबरदस्त या इतनी बढ़िया मैग्निफिकेशन होती है। वाई? बिकॉज ऑफ आप स्पेशली डिजाइन लाइट यूज कर रहे हैं, स्पेशली डिजाइन लेंसेज को यूज कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इसका मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से इसके मैग्निफिकेशन को अगर हम कंपेयर करें तो अभी आपने देखा लाइट माइक्रोस्कोप से ब्लड सेल कैसे दिख रहे थे, और अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखें ब्लड सेल कैसा दिख रहा है, और ज्यादा मैग्निफाइड हो गया और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है, ज्यादा बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दी हाई मैग्निफिकेशन। सिमिलरली आपने देखा बैक्टीरिया कैसे, आपको लाइट माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिख तो रहे थे लेकिन सिर्फ थ्रेड लाइक लंबे लंबे धागे की तरह, इसमें आपको और ज्यादा विजिबल हो गया। इसी तरीके से इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो और ज्यादा है। देखें रेजोल्यूशन, आप देखें इतना बड़ा इमेज होने के बावजूद इमेज शार्प है, क्लियर है, धुंधला नहीं हो रहा। तो इसकी ना सिर्फ मैग्निफिकेशन अच्छी है बल्कि इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, 0.2 नैनोमीटर। तो ये निस्बतन परफॉर्मेंस के लाइट माइक्रोस्कोप से ये बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन एक्सपेंसिव होता है, नॉट इजी टू यूज, इसको आसान नहीं है इसको इस्तेमाल करना। फिर इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप इमेज को डायरेक्टली नहीं देख सकते, स्क्रीन पर आ रहा होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं जी। एक कहलाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक कहलाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग और ट्रांसमिशन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है जी? एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है जब वो सैंपल से टकराएगी, आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया को देख रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती है। तो जब वो सैंपल से टकराती है इलेक्ट्रॉन बीम, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेटर्ड हो जाते हैं, यानी कि टकरा के मुड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस बिहाफ पर आप ये जो आपका माइक्रोस्कोप होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं
उस बिहाफ पर इमेज बनाता है। ऐसे माइक्रोस्कोप का आप कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसा माइक्रोस्कोप है ये जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए जो दिख रहे हैं ना, वो इमेज क्रिएट करते हैं। इसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से हम सिर्फ सेल की सरफेस को देख सकते हैं, क्योंकि सेल हमने मेरे को क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो बिखर के जा रहे हैं उनकी बेस पे आप बना रहे हैं। तो जो बिखर के जा रहे हैं बस उसकी बेस पे आप सेल का खाली सरफेस डिजाइन कर लेते हो, इमेज खाली सरफेस का बनता है। तो अगर हमें एक सेल की खाली सरफेसिस देखनी है, उसकी मेम्ब्रेन देखनी है, उसके आउटर स्ट्रक्चर को देखना है, जैसे डायग्राम में आप देखें ये छोटे छोटे बैक्टीरिया है, खाली सरफेस दिख रही है आपको। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो टकरा कर मुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर इमेज बनाता है, और ये इमेज जो बनता है तो ये खाली सरफेसिस का बन रहा होता है। इस माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अगर हमें सरफेस स्टडी करना होता है। दूसरा टाइप जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है जी? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं ना, यानी कि आपके सैंपल से इलेक्ट्रॉन टकरा के जो गुजर गए उसकी वो इमेज बनाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की बिना पर के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए उनसे एक इमेज क्रिएट होता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका सैंपल होता है वो बड़ा थिन स्लाइस होना चाहिए, ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन कैरी हो जाए, आराम से उसमें से गुजर जाए, टकरा के मुड़े ना। तो अब चूंकि अब इलेक्ट्रॉन्स सेल के या सैंपल के आर पार हो रहे हैं, तो इससे जो इमेज बनता है उससे आपको सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आता है, और इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा अच्छी होती है। तो ये दो टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा है कि जी इलेक्ट्रॉन्स टकरा कर मुड़ जो रहे हैं, बाउंस बैक जो हो रहे हैं, उनसे आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो वो है स्कैनिंग। और ट्रांसमिशन क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो गुजर रहे हैं, आर पार होकर जो जा रहे हैं, उनको देखते हुए या वो इलेक्ट्रॉन से एक इमेज तैयार किया जाता है, उसको आप कहते हो ट्रांसमिशन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम खाली सेल के सरफेसिस को स्टडी करते हैं, और अगर आपको सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो उसके लिए फिर आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में हमें आखिरी टॉपिक था हमारा ये माइक्रोस्कोप का,